मॉर्निंग सर। गुड कल मॉर्निंग। हमने डायबिटीज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बारे में हमने जानकारी दी थी और पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स लेके आता है डायबिटीज के बारे में और उसको क्या क्या डाइट में लेना चाहिए उसके बारे में तो हम कल ही लेक्चर 1 में बातचीत कर चुके हैं, है ना। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है और इसके बारे में आप हमें पूरी जानकारी दें। बिल्कुल अशोक, गुड मॉर्निंग। और कल हम बात कर चुके हैं डायबिटीज क्या होती है और उसको डायग्नोस कैसे करते हैं और पेशेंट किस तरह के सिम्टम्स लेके आता है और हमको क्या क्या डाइट में उसका ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में कल बात हो चुकी है। आज हम बात करते हैं कि डायबिटीज के क्लासिफिकेशन के बारे में, कितने प्रकार की डायबिटीज होती है। तो डायबिटीज की क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं तो एक टाइप 1 डीएम होती है, एक टाइप 2 डीएम होती है, एक प्रेगनेंसी पीरियड में महिलाओं को होती है कि जेस्टेशनल डायबिटीज मैनेजर जिसको बोलते हैं अपन, वो होती है। उसके अलावा स्पेसिफिक टाइप की डायबिटीज भी होती है, जैसे लाडा होती है, मोडी होती है, और कुछ एंडोक्राइन रिलेटेड डायबिटीज भी होती है। एक एक की अपन बात करते हैं तो जैसे टाइप 1 डीएम की बात करते हैं तो ये यंग्स में होती है। ये बिलो 40 ईयर एज में मोस्ट कॉमन देखी जाती है। और इसमें ये रहता है कि इसका जो कॉज होता है ये इम्यून मीडिएटेड होता है। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ये इसका कॉज होता है। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से क्या होता है कि बीटा सेल्स का जो होता है डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बीटा सेल बिल्कुल खत्म हो जाती है। बीटा सेल खत्म हो जाती है तो पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन नहीं बनाता है और बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी आ जाती है। तो इससे ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन होता है टिश्यूज में वो नहीं हो पाता है। इससे अपने को ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हाई अपने को इस डायबिटीज में मिलती है। इसमें पेशेंट प्रेजेंट करके आता है डायबिटीज कीटो एसिडोसिस या वेट लॉस की हिस्ट्री करके आता है पेशेंट। डायबिटीज की कीटो एसिडोसिस एक तरह की इमरजेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट अल्टर सेंसोरियम में आता है, नोजिया, वोमिटिंग, पेन एब्डोमेन करके आता है, और कई बार पेशेंट बेहोश की हालत में आता है। तो इस तरह का ये टाइप 1 डीएम का प्रेजेंटेशन होता है। इसको डायग्नोस करने के लिए अपन कल भी बात कर चुके थे कि इसमें अपन 8 आवर का जो फास्टिंग सीरम इंसुलिन लेवल करवाते हैं और सीरम सी पेप्टाइड लेवल कराते हैं। तो ये पेशेंट्स में बहुत कम या बिल्कुल जीरो तक अपने को मिलता है। तो इससे डायग्नोस होता है कि पेशेंट टाइप 1 डीएम में है। और दूसरी प्रकार की जो डायबिटीज होती है वो टाइप 2 डीएम की बात करते हैं। बट टाइप 2 डीएम एक तरह से मोर देन 40 ईयर एज में ज्यादा कॉमन होती है और ओबेस पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादा होती है। ओबेस मोटापा इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इसमें इंसुलिन का जो एक्शन होता है वो कम हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन बॉडी के अंदर होता है लेकिन वो उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है, वो वर्क नहीं करता है। इसकी वजह से ग्लूकोज अपना ब्लड के अंदर ज्यादा मिलता है। और इसको डायग्नोस करने के लिए अपने को वही है कि अपने को सीरम इंसुलिन और सीरम सी पेप्टाइड लेवल करवाते हैं। अगर वो अ, अच्छा अच्छा खासा मिलता है, नॉर्मल मिलता है, तो अपन टाइप 2 डीएम सस्पेक्ट करते हैं। और इसमें अपने को जो लाइफ लॉन्ग अपने को मेडिसिन पे रखना पड़ता है पेशेंट को, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं वो अपने को इसमें देना पड़ता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज की। जेस्टेशनल जो डायबिटीज होती है वो प्रेगनेंसी पीरियड में होती है और ये मोर देन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होती है। उस टाइम अपन अगर पेशेंट का अपन फास्टिंग ब्लड शुगर करवाते हैं और वो 92 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा मिलता है अपने को, तो अपन सस्पेक्ट करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट को हो सकती है। इसके लिए अपन पेशेंट को एक टेस्ट होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ओजीटीटी जिसको बोलते हैं अपन। इसमें 75 ग्राम अपन एनहाइड्रस ग्लूकोज पेशेंट को पिलाते हैं। उसके बाद उसका शुगर मेजर करते हैं 1 घंटे बाद में। अगर उसका 1 घंटे बाद का शुगर अगर 180 मोर देन 180 मिलीग्राम पर डीएल है और 2 घंटे बाद अपन फिर से शुगर उसका मेजर करते हैं, उसका शुगर अगर 153 मिलीग्राम पर डीएल से अपने को ज्यादा मिलता है, तो ये अपन डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है। इसके लिए प्रेगनेंसी पीरियड में अपन ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इंसुलिन जो ज्यादा प्रेफरेंस में अपन रखते हैं एज कम्पेयर टू मेटफॉर्मिन। इंसुलिन देना चाहिए एज कम्पेयर टू मेटफॉर्मिन, क्योंकि मेटफॉर्मिन की साइड इफेक्ट भी होते हैं उसके। अलग तरह की जो स्पेसिफिक टाइप की अपन डायबिटीज की बात करते हैं, जैसे लाडा है, एक मोडी है। तो अपन जैसे मोडी की बात करते हैं तो ये मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ इन यंग्स में है।
मतलब यंग्स में क्या होता है कि एक तरह से टाइप 2 डीएम की तरह प्रेजेंटेशन होता है इसका। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डायबिटीज होती है ये। इसमें सिंगल जीन का म्यूटेशन होता है और ये फैमिलीज में रन करती है, फैमिलीज में रन करती है। और ये वेल रेस्पॉन्ड टू ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जैसे अपन सिक्रेडोवोज की बात करते हैं तो सबसे अच्छा मतलब रेस्पॉन्ड करता है ये। मोडी जो डायबिटीज होती है सिक्रेडोवोज से बहुत अच्छी रेस्पॉन्ड करती है। इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती पेशेंट को। और इसके अलावा अपन लाडा की बात करते हैं तो ये लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट है। ये एडल्ट में मतलब ये मोर देन 25 ईयर ओल्ड में होती है। और इसका जो प्रेजेंटेशन होता है लीन प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट का। और इसमें अपन बात करते हैं कि एक तरह से ये देखा जाए तो जो एडल्ट में है ये टाइप 1 डीएम का प्रेजेंटेशन ही है। इसमें अगर ये किसी पेशेंट को होती है तो विद इन 1 ईयर में पेशेंट को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट मस्ट हो जाती है कि पेशेंट को इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। और इसको डायग्नोस करने के लिए अपन कल भी बात किए थे कि ये गैर एंटीबॉडी करवाते हैं अपन। अगर गैर एंटीबॉडी पॉजिटिव रहती है तो मतलब अपन सस्पेक्ट करते हैं कि ये एडल्ट में क्या है, लाडा एक डायबिटीज है। उसके अलावा एंडोक्राइन से रिलेटेड डायबिटीज की अपन बात करते हैं जैसे पेनक्रियाज में ट्यूमर हो गया, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस हो गया और हीमोक्रोमेटोसिस हो गया, मतलब आयरन का डिपोजिशन हो जाता है पेनक्रियाज में तो उसकी वजह से भी डायबिटीज होती है। और जैसे कल भी बात किए थे अपन एक्रोमेगाली जिसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मिलता है तो वो भी एक रीजन होता है डायबिटीज का। कथिंग सिंड्रोम जिसमें कोर्टिसोल अपने को ज्यादा मिलता है, फियोक्रोमोसाइटेमा हो गया, ग्लूकोगोनामाइज में ग्लूकागोन हार्मोन ज्यादा मिलता है तो वो एक रीजन भी अपने को मिलता है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन होती है, तो वो भी एक कंडीशन होती है जिसमें अपने को डायबिटीज मिल सकती है। इसके अलावा अपन ड्रग्स और इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो ड्रग्स में मेनली देखा जाता है कि जैसे स्टेरॉइड क्रोनिक जो लंबे टाइम तक स्टेरॉइड थेरेपी पे रहता है तो उनमें डायबिटीज मिलती है। और दूसरी ड्रग अपन थाइजाइड्स, थाइजाइड्स जो अपन देते हैं अपन उसकी वजह से भी डायबिटीज हो सकती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं ड्रग्स में तो थायरोक्सिन हार्मोन भी एक रीजन होता है शुगर बढ़ाने का। और इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो अपन साइटोमेगलो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, रिसेंटली अपन ये कोविड 19 का जो वायरस था उसकी वजह से भी डायबिटीज हुई है लोगों में और वो एक अपन रीजन मानते हैं उसको भी। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है और इनका ये डिस्क्रिप्शन है ये। तो अब आगे बात करते हैं अपन रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज, यानी डायबिटीज किन किन कारणों की वजह से हो सकता है। डायबिटीज में देखो रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो एक तो मोस्टली जो फैक्टर होता है वो एक फैमिली हिस्ट्री भी होती है इसमें। और पेशेंट की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है और पेशेंट ओबेसिटी में है ना। और कुछ जेनेटिक रीजंस भी होते हैं और जेस्टेशन पीरियड में भी डायबिटीज हो सकती है। तो इस तरह से ये सारे रिस्क फैक्टर अपन मान सकते हैं डायबिटीज के। अगर डायबिटीज पेशेंट को लंबे समय तक रहती है तो आगे फ्यूचर में पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज अगर लंबे टाइम तक रहती है तो इसकी वजह से पेशेंट में डायबिटीज की वजह से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। अपन कॉम्प्लिकेशंस की मोटे मोटे तौर पे बात करते हैं तो इसमें जैसे माइक्रो एंजियोपैथीज की अपन बात किए थे कि एक तरह से वेस्कुलर सिंड्रोम इसको बोलते हैं। तो डायबिटिक जैसे रेटिनोपैथी, जो रेटिना की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं उनमें वो खराब होने लगती है, इसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। और जैसे किडनी की बात करते हैं तो किडनी की जो ब्लड वेसल्स है वो भी खराब हो जाती है तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसको बोलते हैं वो चीज हो जाती है। इसके अलावा न्यूरॉन्स जो नर्व से रिलेटेड जो बीमारी होती है, न्यूरेल्जिया की जो बीमारी होती है वो पेशेंट को होने लग जाती है। तो इस तरह से डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है। सेक्सुअल जो डिस्फंक्शन भी पेशेंट को हो सकता है। इसके अलावा जैसे पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज भी पेशेंट को हो सकती है। और डायबिटिक फूट वगैरह जैसे हो सकता है, नॉन हीलिंग टाइप का जो अल्सर होता है उसमें ये डायबिटीज की वजह से कभी हील नहीं होता है। और स्ट्रोक की दिक्कत हो सकती है पेशेंट को, इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को। और माइकार्डियल इंफाक्शन हो सकता है। तो बहुत सारे मतलब पूरी बॉडी पे ही एक तरह से डायबिटीज के दुष्प्रभाव हैं। इस तरह से अपन ये आज के लेक्चर में अपन बात की है। धन्यवाद सर। आज हमने लेक्चर 2 में जाना डायबिटीज का क्लासिफिकेशन, डायबिटीज के फैक्टर और डायबिटीज लंबे समय तक रहे तो उसके लिए पेशेंट को क्या क्या परेशानियां हो सकती है। थैंक यू अशोक फॉर क्वेश्चनिंग। थैंक यू।